हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं बच्चों। तो हम लोग जैसा कि कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, कंटिन्यूटी में हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे थे। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम का डिस्कशन हो रही थी बच्चों, उसमें 1 to 25 तक हो गई थी। अब जो नेक्स्ट होने वाली है वह अलग किस्म की है बच्चों, अलग कैटेगरी की है, क्योंकि अभी तक हम लोग चेक करने के लिए सीख रहे थे कि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक किया जाता है किसी फंक्शन का। लेकिन आज जो हम लोग का क्लास है उसमें आपको कंटिन्यूअस फंक्शन पहले से रहेगा और उससे कुछ आपको प्राप्त करने को कहा जाएगा। आइए जाने क्या है मकसद उसमें। जी हाँ, इस टॉपिक का सबसे पहले मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जैसे A, B, C है ना, K, ठीक है, ये सब कांस्टेंट के रूप में आएगा। इसका वैल्यू प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा when फंक्शन इज, जो गिवन फंक्शन रहेगा आपका है ना, फंक्शन इज क्या होगा, कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट है ना, कुछ पॉइंट पर आपका कंटिन्यूअस रहेगा। तो हम लोगों को ये देखना है कि कांस्टेंट का कैसे रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आपके पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस रहेगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बता दूं, है ना। इफ गिवन फंक्शन एफ एक्स is continuous at x equal to a। मान लो एक पॉइंट है A, उस पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो क्या करते हो, देन यूज, क्या करना चाहिए यूज। देखिए दो तरीका होता है। एक तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू, हाँ तो उसके बाद राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। जी हाँ, आपको याद होगा कंटिन्यूअस होने में 3 पार्ट होता था। तो कब 3 पार्ट लेना है, जब आपका x इक्वल टू a जो पॉइंट है उससे पहले लेस देन a या उसके बाद ग्रेटर देन ए फंक्शन चेंज हो। अगर लेस देन ए में मान लो f1x हो और ग्रेटर देन में f2x हो। एक ही फंक्शन का 2 फॉर्म है बच्चों, है ना, एक है f1x और दूसरा है f2x। समझ रहे हैं। जी हाँ, अगर ऐसा हुआ तो आपको लेफ्ट लेना होगा, राइट लेना होगा और एग्जैक्ट पॉइंट पर लेना होगा। तो तीनों आपको अलग अलग सेपरेटली लेना होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फंक्शन है वह पहले से क्या होगा कि एक ही लेफ़्ट और राइट सेम फंक्शन होगा। जब सेम फंक्शन होता तो आपका क्या होगा, तब आपको लेफ़्ट और राइट लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तब आपको लेफ़्ट एंड राइट लेने की ज़रूरत नहीं, तब डायरेक्ट क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। जी हाँ बच्चों, तब आपको लेफ्ट एंड राइट लेने की ज़रूरत नहीं है। तब उस, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर लेफ्ट भी एफ एक्स हो और राइट भी एफ एक्स हो, इसका मतलब लेस देन में वही फंक्शन हो और ग्रेटर देन में वही फंक्शन हो, तो लेफ्ट और राइट लेने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको सिर्फ लिमिट लेने की ज़रूरत है और उस लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट के वैल्यू के इक्वल लेना है।
तो ये दो प्रक्रिया है, ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों लेना है, दोनों में से कोई एक। फर्स्ट मैंने कहा कि अगर लेफ्ट एंड राइट अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हो तब आपको लेफ्ट राइट एग्जैक्ट पॉइंट लीजिए, और अगर लेफ्ट और राइट सेम फंक्शन हो तब आपको सिर्फ लिमिट लीजिएगा और एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू, तो इसके आधार पर आप इस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम लोग एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिस कंडीशन को हमने बताया उसी कंडीशन पर ये प्रॉब्लम है। एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, उसके बाद आपका फंक्शन 3 है x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, इसमें कहता है कि फाइंड के, ये जो के देख रहे हो कांस्टेंट के का वैल्यू प्राप्त करना है, जबकि आपका जो फंक्शन है f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। जी हाँ, पाई बाई 2 पर जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन का फॉर्म चेंज है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और उसके बाद आपको इसका k का मान प्राप्त करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने बोला कि किसी भी कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। आइए, फंक्शन मेरा वेरी कहाँ कर रहा है, पाई बाई 2 पर, है ना। तो चलिए पाई बाई 2 पर देखते हैं। लेस देन पाई बाई 2 लेफ्ट जाते हो, ग्रेटर देन पाई बाई 2 राइट जाते हो। अब नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, लेस देन पाई बाई 2 एंड ग्रेटर देन पाई बाई 2 होता है ना बच्चों। नॉट इक्वल टू मतलब पाई बाई 2 को छोड़ना है, तो पाई बाई 2 जब छोड़ोगे तो निश्चित लेस देन होगा और ग्रेटर देन होगा, है ना। दोनों केस के लिए ये आ जाता है। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड आपका फंक्शन हो गया के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x, राइट साइड आपका फंक्शन हो गया के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x। ठीक है, और एग्जैक्ट पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या है, 3। तो इस तरह से फंक्शन सेलेक्ट कर लिए। अब ये देखना है कि आपका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम फंक्शन है कि नहीं है। तो बिल्कुल सेम फंक्शन है। इसका मतलब हुआ कि आपको जो है ये पता है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर, एट पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो मैंने एक कंडीशन बताया था कि अगर लेफ़्ट एंड राइट सेम हो तो आप लिमिट ले लो, आपको लेफ़्ट और राइट लेने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx इक्वल टू क्या लेना चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू, मतलब f पाई बाई 2। ठीक है, अगर लेफ़्ट एंड राइट डिफरेंट रहता तो आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड एग्जैक्ट पॉइंट 3 लेना होता। ठीक है, तो चलिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। अब फंक्शन क्या है आपका, के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x और पाई बाई 2 पर 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट हुआ। अब इसका लिमिट निकालना है। यदि हम इसमें रख दें पाई बाई 2 तो जानते हैं क्या होगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 0 होता है और यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0 बाई 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो प्रश्न है इसका लिमिट कैसे निकालना चाहिए। तो जी हाँ, आपको याद होगा हमने आपको बताया था एक ट्रिक जो कि आपको याद करनी होगी कि लिमिट अगर x टेंस टू a हो fx, अर्थात ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो, यहाँ तो है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन cos x, है ना। तो आपको क्या करना होगा, a को 0 बनाना होगा, और इसके लिए आपको हमने सिखाया था a प्लस h या a माइनस h दोनों रख सकते हैं। जी हाँ, a प्लस h को भी रख के बना सकते हैं और a माइनस h को भी बनाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x टेंस टू आपका a है तो a रखिएगा तो a माइनस a कितना हो जाएगा, 0, अर्थात x टेंस टू 0 हो जाएगा। तो देखिए लिमिट s टेंस टू 0
एफ एक्स के जगह पे ए प्लस एच। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होता है तो उसका लिमिट आपको जीरो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैं करूँगा। ये आपको हमने कंसेप्ट जो हमने पढ़ाया था लिमिट में उसको याद करवाया बच्चों। जहाँ ये यहाँ भी करेंगे पुट x बराबर a के प्लेस पर यहाँ क्या है π/2, तो π/2 प्लस h करेंगे। उसके बाद x टेंस टू आपका π/2 है तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, π/2 रखेंगे तो π/2 माइनस π/2 0, h टेंस टू 0। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 प्लस h बाय, ठीक है, पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h इक्वल टू 3 सही है। अब देखिए ये प्रश्न उठता है अब क्या करें। चलिए आराम से करेंगे। लिमिट s टेंस टू 0। ये बताइए cos 90 प्लस थीटा क्या होता है। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन h हो जाएगा। अब बाय पाई माइनस 2 कैंसिल, पाई माइनस 2h इक्वल टू 3, पाई कैंसिल, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस के साइन h बाय माइनस 2h इक्वल टू 3, माइनस माइनस कैंसिल। और आपको पता है साइन h बाय h और लिमिट s टेंस टू 0 क्या होता है 1, है ना 1, जी हाँ। तो इसलिए 1 हो गया तो k बाय 2 हो गया इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 2, दिस इज इक्वल टू 6। और इस तरह से आपका k का मान निकल गया। और यह एक मैंने काफ़ी बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है एंड CBSE में भी आया हुआ है। तो याद रखिए ट्रिगोमेट्रिकल लिमिट में आपको हमने बताया था लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस में सिर्फ cos x बाय नहीं होता है बच्चों, है ना, हमने सिखाया था क्यों नहीं होता है, tan x बाय x 1 होता है बच्चों। तो ये सब थोड़ी बहुत आपको मेमोरी में रखनी होगी तो आप इसका लिमिट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नोट कर लें। आइए बेहतर प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा बच्चों। आइए 27 सिंपल प्रॉब्लम है, 28 देखते हैं। कहता है fx बराबर kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू पाई cos x इफ x ग्रेटर देन पाई, ठीक है। कहता है फाइंड k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, ठीक है, पाई पर कंटिन्यूअस है। आइए हम लोग पहले मैप बनाएं। मैप कहने का मतलब है कि पहले फंक्शन को सेलेक्ट करें। आइए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें x इक्वल टू पाई डिनोट करते हैं, उसके लेफ्ट आते हैं तो लेस देन पाई, राइट जाते हैं तो ग्रेटर देन पाई, ठीक है बच्चों। अब बताओ लेस देन पाई में कौन सा फंक्शन है आपका, kx प्लस 1 सही है। अब ग्रेटर देन पाई में कौन सा फंक्शन है, cos x है, ठीक है। इक्वल टू पाई में कौन सा फंक्शन है, यही फंक्शन है बच्चों, एरो दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट डिफरेंट फंक्शन है, लेफ्ट कुछ और राइट कुछ और, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ जो है ये गिवन है कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, देन आप क्या यूज करोगे, यहाँ लेफ्ट अलग लेना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई माइनस fx इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx इक्वल टू f पाई, तीनों केस लेना होगा, है ना। लेफ्ट लिमिट बताइए लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लेंगे, kx प्लस 1 लेंगे ना बच्चों। राइट में देखिए तो कौन सा फंक्शन लेंगे,
कॉस एक्स, और एग्जैक्ट पॉइंट पर फंक्शन यही है, इसमें पाई रखा जाएगा एक्स के प्लेस पर, तो के इंटू पाई प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ रखिए के इंटू पाई प्लस 1, यहाँ भी रखिए कॉस पाई। अभी सोच रहे होंगे कि सर बोल रहे थे कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो तो लिमिट अगर जीरो नहीं हो तो पहला काम है लिमिट जीरो बनाना। बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम में ऐसा ही किए थे, लेकिन यहाँ पाई रखने से अनडिफाइन नहीं हो रहा है। अगर अनडिफाइन होता तो पहला काम है इसको जीरो बनाना। अगर अनडिफाइन नहीं हो रहा है तो आप रख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। यहाँ ये भी याद रखें, तो के इंटू पाई प्लस 1, याद कीजिए कॉस पाई का वैल्यू, कॉस जीरो का मान होता है बच्चों कितना 1 प्लस 1, और कॉस पाई सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में रहता है तो माइनस होगा -1 के इंटू पाई प्लस 1। ये दोनों टर्म तो सेम है, किसी एक को लेके रिजल्ट निकाल सकते हैं आप। चलिए के इंटू पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, के इंटू पाई इक्वल टू -1 के इंटू पाई इक्वल टू -2, के इक्वल टू कितना -2/पाई। ठीक है, तो एक मैंने प्रॉब्लम लिया जिसमें कि सिर्फ आपको लिमिट लेना पड़ा, क्योंकि उसमें लेफ्ट एंड राइट सेम था फंक्शन, और यहाँ लेफ्ट एंड राइट डिफरेंट फंक्शन हो तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एग्जैक्ट पॉइंट का वैल्यू ये तीनों लेना होगा, तब आपको के का वैल्यू प्राप्त होगा। तो इस तरह से के का वैल्यू प्राप्त हुआ बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग कांस्टेंट का रिजल्ट निकालते हैं। चलिए इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें 29, फिर सिंपल प्रॉब्लम है। 30 नंबर देखिए, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है बच्चों। क्या कहता है ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, जी हाँ fx इक्वल टू 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, fx इक्वल टू 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद फिर फंक्शन का फॉर्म है ax प्लस बी इफ x लाइज बिटवीन 2 and 10। ठीक है, उसके बाद फिर आपका फंक्शन है 2 1 मतलब 21, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज कंटिन्यूस, मतलब जिस कंडीशन में दिया गया है वह कंडीशन पर क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या सब है, एक 2 पर और दूसरा 10 पर। 2 and 10 ये दोनों पर आपका कंटिन्यूस है, तब आपको ए एंड बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन सेलेक्ट करनी होगी, फंक्शन सेलेक्ट करेंगे तब हम लोग उस कंटिन्यूटी का फ़ायदा उठाएंगे बच्चों। चलिए फंक्शन सेलेक्ट करें। अब फंक्शन आपको 2 पॉइंट पर सेलेक्ट करना होगा, एक x इक्वल टू 2 और दूसरा x इक्वल टू 10। अब देखिए 2 के लेफ्ट आएंगे तो लेस देन 2, 2 के राइट जाएंगे तो ग्रेटर देन 2, 10 के लेफ्ट आएंगे तो लेस देन 10, 10 के राइट जाएंगे तो ग्रेटर देन 10। सही है ना। अब बताओ लेस देन 2 कौन सा फंक्शन है, 5। ठीक है, लेस देन 2 और साथ साथ इक्वल टू 2 में फंक्शन है आपका 5। तो इसका मतलब है दोनों केस में आपका फंक्शन 5 है, एक लेस देन में भी और एक इक्वल टू 2 में। अब देखिए 2 and 10 के बीच आपका फंक्शन क्या है, ax प्लस बी। सही है, ax प्लस बी, है ना। अच्छा, इसके बाद ग्रेटर देन 10 में देखिए, ग्रेटर देन 10 में आपका फंक्शन है fx इक्वल टू 21 एंड इक्वल टू में फंक्शन क्या है, इक्वल टू 10 में फंक्शन क्या है
तो आपका 21 है। तो देखिए दोनों केस का फुलफिल कंडीशन है। x इक्वल टू 2 पर कंडीशन आपका पूरा है, x इक्वल टू 10 पर पूरा कंडीशन फुलफिल है। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस रखते हुए a एंड b फाइंड आउट करना है। तो चलिए आपका जो गिवन है वो है कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 देन क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल टू f2। ठीक है, चलिए लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लेंगे, लेफ्ट में क्या लेंगे बताइए, लेफ्ट 2 के लेफ्ट में कौन सा है, 5 है, सही है। अच्छा 2 के राइट में क्या है, 2 के राइट में क्या है, देखिए ax प्लस बी। ठीक है, एग्जैक्ट 2 पर क्या है, 5 है। ठीक है, तो इस 5 का लिमिट तो 5 हो जाएगा, यहाँ 2 डाला जाएगा x के प्लेस पर और ये 5 ही है। इसका मतलब है ये दोनों लेने से कोई फ़ायदा नहीं, दोनों सेम ही है। इसका मतलब 2a प्लस बी इक्वल टू 5 फर्स्ट केस, अर्थात एक केस से आपका ये रिलेशन आया a एंड b में। अब दूसरा जो केस है अगेन वो है कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, क्योंकि आपको दे दिया गया है कि जिस पॉइंट पर कंडीशन फुलफिल किया गया है उस पर कंटिन्यूअस है। तो आप 10 पर भी कंटिन्यूअस लोगे जब, तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 प्लस fx इक्वल टू f10। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब बताओ लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लोगे, 10 के लेफ्ट में देखिए तो 10 के लेफ्ट में ax प्लस बी है, 10 के राइट में देखिए तो 10 के राइट में देखिए तो बच्चों क्या है, 10 के राइट में 21 और इक्वल टू 10 पर क्या है 21। ठीक है, अब यहाँ 10 रखा जाए तो a इंटू 10 प्लस बी इक्वल टू 21 का लिमिट क्या होगा 21, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट का लिमिट तो वही रह जाता है बच्चों, इक्वल टू 21। अब देखिए ये दोनों सेम है तो 10a प्लस बी इक्वल टू 21, कोई एक लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए एक रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन में आया है, एक रिलेशन सेकंड इक्वेशन में आया है, बस इस दोनों को सॉल्व कर देना है और आपका a एंड b फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं सॉल्व, जैसे आप लोग सॉल्व किया करते थे इक्वेशन को उसी तरह यहाँ भी करेंगे। 2a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड 10a प्लस बी इक्वल टू 21। सही है, समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद आप इसको माइनस कर दो क्योंकि ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये -8a इक्वल टू -16, a इक्वल टू -16 बाय -8, दिस इज इक्वल टू 2। तो a का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया। यह 2 मान पुट कर दीजिए, a इक्वल टू 2 किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में रखिए या सेकंड में। चलिए फर्स्ट में रखते हैं, 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, 4 प्लस बी इक्वल टू 5, इसका मतलब b इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। सही है, 1। अब बताइए a का मान कितना निकला, 2, अब b का मान कितना निकला, 1। हेंस a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। तो इस तरह से दोनों कांस्टेंट का मान निकल गया। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए यहाँ हमारे पास जो कंडीशन था वह 2 पर था एंड 10 पर था। तो 2 पर भी कंटिन्यूअस लेके हम a b के बीच रिलेशन निकाल लिए, फिर 10 पर कंटिन्यूअस लेके a एंड b के बीच रिलेशन निकाल लिए और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a एंड b फाइंड आउट कर लिए, तो आपका कांस्टेंट प्राप्त हो गया। अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। चलिए नोट कर लें। तो चलिए यहाँ तक आपको कांस्टेंट निकालने का था बच्चों कि कांस्टेंट कैसे कंटिन्यूअस होने पर निकाला जाता है। अब हमारे सामने जो आ रहा है 31, वह आप लोग सीख चुके हैं। याद होगा आप लोगों को हमने एक कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी सिखाया था, तो उसी पर बेस्ड है। सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू cos x स्क्वायर इज
कंटिन्यूअस फंक्शन। जी हाँ, इसको दिखाना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, आइए, आपको याद होगा कैसे दिखाते थे हम लोग। सबसे पहले तो इस फंक्शन को ये पता लगाना होता है कि इसमें कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है, और आपको पता है कंपोजिट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है बच्चों? कंपोजिट फंक्शन। और मैंने इसका कंसेप्ट दिया था कि कैसे कंपोजिट फंक्शन का आपको कंटिन्यूटी देखना है। तो इसमें दो फंक्शन पहले निकालिए। तो एक एक्स स्क्वायर को अगर एक्स मानते हैं तो ये कॉस एक्स हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर, है ना। अर्थात ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक में भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो चलिए इसके बारे में अब जाने। इसको तैयार करना होता है तो यहाँ हम लोग तैयार करेंगे। और तैयार कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले तो आपको एक इसको मानना पड़ेगा, एक फंक्शन g(x) मानते हैं, g(x) बराबर cos x, और इसको h(x) मानते हैं क्योंकि आपका f(x) तो पूरे फंक्शन है। चलिए x स्क्वायर। अब इसमें हमने बताया था कि आपको कंबाइंड करना है, ज्वाइंट करना है गॉच g ऑफ h, है ना, g ऑफ hx। ये आपको पता है, ये डोमेन है। ये क्या है? डोमेन है बच्चों, है ना, डोमेन। तो चलिए देखते हैं। g फंक्शन में x के प्लेस पर क्या रखेंगे? hx। तो क्या होगा बच्चों? cos hx। क्या होगा? cos hx। और hx का मान आपका क्या है? cos x स्क्वायर। तो जी हाँ, यही फंक्शन है आपका fx, है ना। अर्थात आपका fx जो है ये हुआ g ऑफ hx। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूअस करने के लिए पहले क्या करना होता है? डोमेन को। डोमेन क्या है? hx। hx क्या देखिए, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी रहता है वह क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, है ना। चलिए, डोमेन हो गया आपका कंटिन्यूअस। उसके बाद अब gx ले लीजिए। gx बराबर क्या है? cos x। cos x आपका ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, और एवरी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। और जब ये दोनों कंटिन्यूअस हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो ये फंक्शन गॉट अर्थात cos x स्क्वायर, इसको fx भी कह दीजिए। fx इक्वल टू इतना इज क्या कहिएगा? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कहिएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो ये कह सकते हैं, हेंस ये आपका हुआ बच्चों। तो सब इसमें क्या आपने देखा कंपोजिट फंक्शन में? सबसे पहले तो आपको सेपरेट करना होगा, फंक्शन को सेपरेट करें और उसके बाद आप ये तैयार करें। ये गॉच भी हो सकता है या ये भी हो सकता था, है ना। दोनों तरीका सिखाए थे। इसका क्या होता है? h ऑफ gx हो जाता है ना। इसमें gx को पहले लिखना पड़ता कंटिन्यूअस, उसके बाद hx को लिखना पड़ता, और तब आपका ये कंटिन्यूअस होता है ना। तो आपको कंसेप्ट हम दिए थे, वहाँ एग्जाम्पल भी दिए थे। 31, 32, 33 ये सेम प्रॉब्लम है। 34 डिफरेंट है, उसको मैं डिस्कशन कर दूंगा बच्चों, इसको नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों 32, 33 आप लोगों से बन जाएगा। 34 देखिए, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f defined by fx equal to mod x माइनस mod x प्लस 1। जी हाँ, इसका क्या खोजना है ये बताइए। आप इस तरह के प्रॉब्लम को बनाए हुए हैं बच्चों, तो चलिए हम लोग देखें। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि मॉडुलस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होता है, नहीं। अर्थात आपको खोजना है
कितना पॉइंट डिसकंटिन्यूस पॉइंट है। सबसे पहले तो आप क्या करो, एक फंक्शन मान लो gx जो mod x है, और दूसरा ये मॉडुलस फंक्शन हुआ बच्चों, मॉडुलस फंक्शन है ना। और आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस तो कहीं होता ही नहीं। ये भी मॉडुलस फंक्शन है बच्चों, ये भी आपका मॉडुलस फंक्शन है, यह भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ऑन आर समझ रहे हैं, ऑल रियल वैल्यू। तो जी हाँ बच्चों, gx जो है mod x, ये मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है कहाँ, ऑन आर पर, आर मतलब रियल नंबर पर, -∞ से +∞, मतलब कहीं डिसकंटिन्यूस नहीं होता है। फिर दूसरा जो आपका फंक्शन है mod x + 1, यह भी तो मॉडुलस फंक्शन है, यह भी कंटिन्यूस होगा कहाँ, ऑन आर पर, ठीक है। अब देखिए दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो निश्चित डिफरेंस करेंगे mod x - mod x + 1 है ना, तो यह भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ऑल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि आपको ऑपरेशन बताए थे कि कंटिन्यूस फंक्शन को अगर प्लस किया जाए तो कंटिन्यूस और माइनस किया जाए तो भी कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस हुआ। तो इसका मतलब है कि यही आपका fx है, तो बताइए ये हर जगह कंटिन्यूस ही हो गया तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट हुआ रहा, एक भी ऐसा पॉइंट है जहां डिसकंटिन्यूस है, हो सकता है, बिल्कुल नहीं, सब जगह वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम लोग कह सकते हैं हैंस fx हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ है ना डिसकंटिन्यूटी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे कि वह क्या हो, डिसकंटिन्यूटी हो, समझ गए ना। तो जी हाँ, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम समाप्त हुआ बच्चों, यहाँ तक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था और जो भी था डिस्कशन हो गई बच्चों। अब आप लोगों का काम है, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। अब मैं नेक्स्ट क्लास में सिर्फ ऐसे प्रॉब्लम को दूंगा जो कि मैंने किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।